ओके, टैक्सेबल पर्सन, जीएसटी में समझना है टैक्सेबल पर्सन कौन होगा। इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 107। बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे एक्ट में, सिर्फ जीएसटी की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे एक्ट में जो डेफिनेशन का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 2 जीएसटी में डिफाइन करता है टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या? टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या? उस पर्सन पे जिस पे टैक्स लेविड किया जाएगा, जीएसटी लेविड किया जाएगा। तो यहाँ पे वो टैक्सेबल पर्सन वो है जो सप्लाई करता है, जो सप्लाई करता है एंड रजिस्टर्ड है। means a person who is registered, जो सप्लाई करता है एंड रजिस्टर्ड है और लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 22 का तो 24। 22 में क्या है? सेक्शन 22 क्या कहता है जीएसटी का? ये कहता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में अगर 40 लाख से एक्सीड करता हो, है ना, गुड्स के अंदर, तो आपको कंपल तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेक्शन 22 ऐसा कहता है। एंड तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो गए तो 20 लाख है, सर्विस के लिए 20 लाख है। ये मैंने अलग से वीडियो बनाया है रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख एंड 20 लाख की। अगर वो क्रॉस कर देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आप बन जाएंगे टैक्सेबल पर्सन। गवर्नमेंट आपको पूछेगी टैक्स के लिए, गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगी, है ना, तो आप बन जाएंगे टैक्सेबल पर्सन एज पर सेक्शन 22, जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाती है। बट अगर सेक्शन 24 में आप आ गए, अगर कोई पर्सन सेक्शन 24 में आ गया तो 22 देखना ही नहीं है। 24 में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इवन, और यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी नहीं है, इवन दो योर टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख 20 लाख। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 24 क्या है। 22 मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे वीडियो में मैं भी दिखाता हूँ, सिखाता हूँ आपको 24 क्या है। सेक्शन 24 बताता है कि there are certain cases जहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इवन दो योर थ्रेशोल्ड लिमिट इज लेस देन 40-20 lakhs। कौन कौन से केसेस में? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, है ना। ये दो लोग कौन है बताएं? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये वो लोग हैं जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता, जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता कि यहीं पे रहकर बिजनेस करते हैं, गुजरात के अंदर रहकर बिजनेस करते हैं, महाराष्ट्र में रहकर बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं होता है। फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, है ना। वो कैजुअली बिजनेस करते हैं, कैजुअली सप्लाई करते हैं और इसीलिए उनका कैजुअल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है गुजरात में, मैंगो बेचता है। क्या बेच रहा है? मैंगो। गुजरात में बेच रहा है मैंगो, उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है ना, रजिस्ट्रेशन टर्नओवर 40 लाख से कम है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको महाराष्ट्र में जाके मैंगो बेचना है। अब महाराष्ट्र में जाके मैंगो बेचना है, 10-15 दिन वहां पे स्टॉल लगाएगा, है ना, वहां 10-15 दिन वहां रहेगा, मैंगो बेच के वापस आ जाएगा, है ना। तो ऐसे केसेस में ऐसे लोगों के लिए जो कैजुअली कभी-कभी आते हैं बिजनेस करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, है ना, कैजुअल रजिस्ट्रेशन निकाला। तो ऐसे बंदे को महाराष्ट्र में जाने से पहले 5 दिन पहले बिजनेस, यानी वहां सप्लाई करने से पहले 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन करा देना पड़ेगा कैजुअली। ठीक है, वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कैजुअल रजिस्ट्रेशन होगा। तो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तीसरा, इंटरस्टेट का मतलब क्या? आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो गुड्स का, ऐसे केसेस में आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाएगी नहीं। इवन दो योर सप्लाई 40 लाख से कम होगा तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन गुड्स के लिए बताया गया है। किसके लिए बताया गया है? गुड्स के लिए। सर्विस के लिए ये नहीं है। मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं और मैं दूसरे स्टेट में प्रोवाइड करता हूं, है ना, और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नहीं बढ़ता है। मैं सर्विस सप्लाई करता हूं और दूसरे स्टेट में भी करता हूं और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नहीं बढ़ता है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये किसके लिए बताया गया? गुड्स के लिए बताया गया।
अगर आप दूसरे स्टेट में गुड सप्लाई करते हो तो फिर आपको लिमिट देखनी ही नहीं, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर्विस के लिए नहीं है। सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब आपका 20 लाख से बढ़ जाएगा तब। Then agent who makes taxable supply on behalf of their other taxable person, है ना? एजेंट जो सप्लाई करता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। अदर टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। क्या कहने का क्या मतलब है मेरा? फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल है, समझना, एक प्रिंसिपल है ना, मालिक है, वो रजिस्टर्ड है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसके बहुत सारे एजेंट है, उसका एजेंट है, बहुत सारे एजेंट है, अलग अलग जगहों पे एजेंट 1, एजेंट 2, एजेंट 3, सो ऑन। समझ गए ना? तो एक बात बताओ, प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है, एजेंट 1 2 3 है, तो क्या सभी एजेंट के लिए 20 लाख या 40 लाख की लिमिट होगी? ऐसा कैसे हो सकता है ना? सभी एजेंट के लिए, उसके ही तो एजेंट है ना, एजेंट किसका है? प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है। एजेंट 1 2 3 है, तो सभी एजेंट के लिए 40 लाख की लिमिट होगी ना? ये तो गलत है, ये तो लॉ का मीनिंग नहीं निकला। तो ऐसे केसेस में ऐसे एजेंट जिनका प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपके केसेस में थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखी जाएगी। दूसरा एक केस समझ लो, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है जो अनरजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, और उसके एजेंट है, एजेंट 1, एजेंट 2, एजेंट 3। अब ये अनरजिस्टर्ड है, और ये जो एजेंट है 1 2 3, ये सप्लाई करते हैं अपने नाम से। एजेंट अपने नाम से सप्लाई करते हैं, है ना, वो अपने नाम से टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन की फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तभी रिक्वायरमेंट होगी जब उनका सप्लाई 40 लाख से बढ़ जाएगा, इन दोनों का इंडिविजुअली। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या? विदाउट यूजिंग पेपर, आप पेपर का यूज नहीं करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि ये वो लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये वो लोग हैं जो दूसरे सप्लायर को हेल्प करते हैं उनका गुड्स बेचने में। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ले लो, फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप ले लो, ये लोग क्या करते हैं? दूसरे सप्लायर का गुड्स को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है? एंड फिर आ गया क्या? पर्सन सप्लाई ओएडर सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, वहां से सप्लाई करता है ये सर्विसेज टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। कोई ऐसा बंदा है जो बाहर बैठा हुआ है, ओएडर सर्विस प्रोवाइड करता है टू अ पर्सन इन इंडिया जो अनरजिस्टर्ड है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इस बंदे को कराना पड़ेगा। सर ये क्या होता है सर? ओएडर का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस। ऑनलाइन यानी इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस को एक्सेस करने देंगे। ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आपको कुछ चीजों को बेचते हैं। दिस सर्विस इज गिवन बाय इंटरनेट मीडियम। फॉर एग्जांपल आप डाउनलोड कर सकते हो ई बुक्स, ई बुक डाउनलोड कर लिया और आपने पेमेंट कर दिया, इसे बोलेंगे ओएडर सर्विसेज। प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, कुछ लोग क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाउड में डेटा स्टोर करने के लिए, है ना। टेकिंग चार्ज फॉर म्यूजिक डाउनलोड, अगर आप म्यूजिक डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करो, आप चार्ज पे करो। तो ऐसी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? ओएडर सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो ऐसा बंदा को रजिस्ट्रेशन करना क्या हो जाएगा? कंपलसरी। देखो और डिटेल में दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये पर्सन, देखो ये पर्सन है जो इंडिया के बाहर है, फॉर एग्जांपल ले लो अमेरिका में, ये अमेरिका में है, वो प्रोवाइड करता है ओएडर सर्विसेज इंडिया में टू रजिस्टर्ड पर्सन। ऐसा कोई बंदा जो इंडिया में, इंडिया से बाहर है, जो ओएडर सर्विस प्रोवाइड करता है ऐसे बंदे को जो रजिस्टर्ड है, तो फिर सिंपल है, उस ओएडर
सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बंदा था जिसको सर्विस प्रोवाइड की गई, जो रजिस्टर्ड पर्सन था, उससे टैक्स ले लो आरसीएम पे बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? आरसीएम के बेसिस पे। सर ये क्या होता है, समझाता हूं। दूसरा केस है ना, पर्सन आउटसाइड इंडिया है जो ओएडेड सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको? ऐसे पर्सन को जो रजिस्टर्ड नहीं है, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं और मुझे सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो ऐसे केसेस में उस पर्सन को जो ओएडेड सर्विस प्रोवाइड करता है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, माने गवर्नमेंट के पास टैक्स कैसे आएगा? एंड लास्ट में receipt of supply of goods and services that are notified for tax on RCM, reverse charge mechanism। reverse charge mechanism का मतलब क्या होता है? जनरली क्या होता है, एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट। सप्लायर सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है रेसिपिएंट को, एंड रेसिपिएंट पेमेंट करता है सप्लायर को, है ना, जीएसटी के साथ, जीएसटी के साथ। एंड सप्लायर फिर क्या करता है, वो जो जीएसटी था वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट करने चाहता है सप्लायर, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। इसको टैक्सेबल पर्सन बोलते थे अब तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टैक्सेबल पर्सन ये नहीं होता, यही हो जाता है रिवर्स चार्ज पे, ये टैक्सेबल पर्सन। ये कब होगा? ये तब होगा, फॉर एग्जांपल ये इंडिया, फॉर एग्जांपल ये अमेरिका। अमेरिका में कोई सप्लायर ऑफ सर्विस है, कोई सप्लायर ऑफ सर्विसेज है। ये बंदा क्या करता है, ये जो बंदा है ये क्या करता है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रेसिपिएंट होगा, ये पेमेंट करेगा इसको, तो ये थोड़ी ना गवर्नमेंट को टैक्स देने जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट में फंड डिपॉजिट करने जाएगा, ये तो बाहर बैठा हुआ है। रेसिपिएंट पेमेंट करेगा इसको, ये तो फॉरेन में है, तो वो इंडिया में जीएसटी क्यों डिपॉजिट कराएगा? तभी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, ऐसे केसेस में जब सप्लायर ऑफ सर्विसेज फॉरेनर हो और रेसिपिएंट यहां पे हो, तो रेसिपिएंट इसको पेमेंट करे, सर्विस का पेमेंट करे, दिक्कत नहीं है, लेकिन जीएसटी वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने जाएगा, रेसिपिएंट डिपॉजिट करने जाएगा गवर्नमेंट को। यानी पेमेंट हुआ 1 लाख रुपए 10,000, जो रेसिपिएंट को करना है 1,10,000 जीएसटी के साथ, जीएसटी 10,000 था, तो 1 लाख रेसिपिएंट क्या करेगा जो इंडिया में है, वो 1 लाख सामने दे देगा सप्लायर ऑफ सर्विसेज को फॉरेन में, और 10,000 रुपए है ना वो काट के देगा किसको, मतलब 10,000 रुपए डिपॉजिट करने जाएगा इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में। क्लियर क्या कह रहा था? सो दिस इज टैक्सेबल पर्सन डेफिनेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया।